हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडीज। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग सी सेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से प्रैक्टिस करनी। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है आप लोगों के। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी भरपूर करें तरीके से, किसी भी तरह की कोर कसर बाकी ना रह जाए। अच्छे तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द एजेस ऑफ कृष एंड वैष्णव आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5। After 9 years, the proportion of their ages will be 3:4 than the current age of वैभव is। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो है वैभव और क्रिश जो है उनकी जो एज का रेशो दे रखा है, हमको दे रखा है 3:5, 3:5 दे रखा है कि और 9 साल के बाद जो हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद मैं दो तरीके बताता हूँ। दोनों में से जो तरीका आपको सूटेबल लगता है वो आप अप्लाई करना, आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, पहला तरीके की बात करते हैं हम। फर्स्ट मेथड की बात मैं अगर करूँ तो आज प्रेजेंट में इनकी जो एज का रेशो चल रहा है दोनों की का, वो चल रहा है 3:5। 3:5 का रेशो चल रहा है। ठीक है, तो 3:5 की बात मैं करूं, फिर कह रहा है कि आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल के बाद जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो ये गैप कितना रहेगा? 9 साल का। तो मैं कहता हूं कि प्रेजेंट में जो क्रिश, ये क्रिश है, ये वैभव है। जो क्रिश की एज है, क्रिश की एज को मैं सपोज करो ले लेता हूँ 3x। ठीक है, और वैभव की जो एज है इसको मैं ले लेता हूँ 5x। ठीक है, इसकी एज को मैंने 3x ले लिया, वैभव की एज को मैंने ले लिया 5x। के बाद क्या कह रहा है कि 9 साल के बाद क्रिश की एज भी 3x+9 हो जाएगी, और 9 साल के बाद वैभव की एज भी क्या हो जाएगी? 5x+9। और ये जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 3/4। बस यहीं से इसको चेंज कर लेते हैं। क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 12x + 36 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15x + 27। 3x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से भाई, 12 और 15 का डिफरेंस कितना है? 3 का। ये वैल्यू कितने के? 9 के बराबर आएगी, और x की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। तो वैभव की वर्तमान उम्र पूछी है, वैभव की कितनी है? 5x। तो 5x की वैल्यू अगर 3 है तो 5x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी भाई? 5 गुणा, यानी कि 15 साल का आ जाएगा ये। एक तो सिंपल सा तरीका, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका भी जनरलाइज तरीका होता है, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस क्वेश्चन को। ठीक है, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? एक और तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूँ, थोड़ा सा समझना कि अगर हम एजेस की बात करते हैं, अगर हम उम्र की बात करते हैं, तो मैं अगर आप लोगों से ये बोलूं कि आपके भैया की एज आपसे 5 साल बड़े हैं, आपके भैया मतलब ये मान लो, तो वो जीवन भर आपसे 5 साल बड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी लाइफ आपकी चली जाए। आज अगर जो इंसान आपसे 5 साल बड़ा है वो जीवन भर 5 साल बड़ा रहता है, सिंपल सी बात है। एज का डिफरेंस जो रहेगा वो कॉमन रहेगा हमेशा, उम्र भर। समझ गए? अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करूं तो आज क्रिश और वैभव की एज जो है इनकी कितने? 3:5 चल रही है। ठीक है, कह रहा है कि कुछ टाइम के बाद, 9 साल के बाद, ये जो रेशो होने वाला है, ये जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3:4। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझे, 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझे, कितने का दिखाई दे रहा है? 1 का। इन दोनों की एज के बीच का ना, तो इस अंतर को बराबर कर लो बस। इस अंतर को बराबर करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से सभी लोग, देखो 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, बस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 चौके कितना हो जाएगा? ये 8। अब तुम नोटिस करके देखो, 5 से अगर मैं 8 पे आता हूँ तो 3 का डिफरेंस है, 3 से 6 पे आता हूँ तब भी कितने का डिफरेंस है? 3 का। और एक्चुअली जो 3 का डिफरेंस यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ये जो 3 का डिफरेंस है और ये जो 3 का डिफरेंस मुझे एक्चुअली यहाँ पे जो मिल रहा है, ये मेरा 9 साल के बराबर है, क्योंकि दोनों के बीच में गैप कितने का रहा? 9 ईयर्स का। तो 3 की वैल्यू अगर 9 आ रही है तो 1 की वैल्यू 3 आएगी। और वैभव की एज कितनी होगी भाई? क्रिस तो ये था 3 वाला, और वैभव ये था, तो वैभव की एज है 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5 × 3 कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी।
है ना? दोनों तरीके हैं आपके पास, आप जिस मेथड के साथ चाहो उसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर ज़रूर आ जाएगा, है ना? क्या कह रहा है? A child is looking for his father. He went 90 meters in the east before turning to his right. He went 20 meters before turning to his right again to look for his father at his uncle's place is 30 meters from this point. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना भाई. His father was not there. From here he went 100 meters to north before meeting his father in a street. How far did the son meet his father from the starting point? तो इसको करने का तरीका क्या है? देखो, पहले तो लैंग्वेज समझनी पड़ेगी आप लोगों को, लैंग्वेज थोड़ी सी क्रिटिकल है ना? तो इसको समझने के लिए क्या करना है हम लोगों को? देखो, लड़के को मैंने ईस्ट में चला दिया और ईस्ट में ये लड़का कितना चलेगा? 90 मीटर, है ना? ये लड़का गया 90 मीटर चल गया यहाँ पे, ठीक है? 90 मीटर चल गया। उसके बाद कहता है वह इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने चाचा के स्थान पर अपने पिता की तलाश करने के लिए पहले दाहिने मुड़ के 20 मीटर चलेगा। देखो ध्यान से समझना, पहले 20 मीटर चलेगा दाहिने मुड़ के, ठीक है? उसके बाद 30 मीटर जाएगा, उसके बाद 30 मीटर जाएगा, ठीक है? उसके बाद 30 मीटर जाएगा अपने चाचा के स्थान पर। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि ये अपने चाचा के स्थान से ये जो है ना, सॉरी क्या हो गया, अपने चाचा, अब इस स्थान से बोल रहे हैं, इस स्थान से नॉर्थ में जाना है इसको, उत्तर दिशा में। भाई उत्तर दिशा तो यहाँ पे होगी, ठीक है? तो नॉर्थ में जाना है इसको। अब नॉर्थ में कितना जाना है यहाँ से? 100 मीटर। एक दो बार इसको जब पढ़ोगे ना ढंग से, तब आप लोगों को क्लियर होगा। ये ध्यान से समझना मेरी बात, है ना? यहाँ इस पॉइंट से 100 मीटर नॉर्थ में जाना है। ये ईस्ट था भाई, वही बात कर रहा हूँ ना, पर ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ जाने के लिए यहाँ से मुड़ना पड़ेगा। तो अब देखो ध्यान से जरा, ये अगर 30 होगी तो ये दूरी 60 बचेगी, और ये दूरी कितनी है? 20 है, ये दूरी भी 20 है, तो ये दूरी 80 हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितना है? 100। अब ये कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मुझे मतलब ये निकालना है। समझ गए सभी लोग इस चीज को? हमको ये पॉइंट निकालना है, तो बस 100 आ गया, दिख रहा होगा, 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की अगर दूरी में निकालने चाहूं तो भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना, 80 60 और 100 का, यानी कि 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है ना, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 100 मीटर्स। कितना आंसर आ जाएगा? 100 मीटर्स। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 100 मीटर्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? या नहीं आया समझ में? एक बार ध्यान से समझोगे तो आएगा समझ में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? ये वाला आंसर होगा अपना, ठीक है? पहले चला 90 मीटर ईस्ट गया, फिर 20 मीटर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला, फिर राइट मुड़ना पड़ेगा क्योंकि 30 मीटर दूर यहाँ से उसके चाचा का स्थान है। फिर यहाँ से नॉर्थ में जाएगा, 100 मीटर पहुंचेगा। तो अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा? तो हम कहेंगे वो 100 मीटर की दूरी पर होगा, ठीक है? बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000, 16,000 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है हम लोगों को, एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए निकालनी है। कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली कंपाउंडेड होने का मतलब क्या है भाई? एक चौथाई। त्रैमासिक का मतलब क्या होता है? एक साल में होते हैं 12 महीने, तो हर तीसरे महीने पे ब्याज मिलेगी, यानी कि एक चौथाई साल पे ब्याज लेना स्टार्ट करोगे, 1/4 पे आप ब्याज लेना स्टार्ट करोगे। जब भी इस तरह की कंडीशन बने हमारे सामने, तो हमारा रेट जो होता है वो एक चौथाई हो जाएगा, और टाइम जो होता है वो 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है? ये टाइम 4 गुना हो जाता है, रेट हमारा 1/4 हो जाता है। रेट यहाँ पे दे रखा है 20% का 1/4 कर देना, यानी कि रेट तो मुझे मिलेगा 5% का। बात आ रही है 9 महीने की, 9 मंथ्स तक लेना है भाई। 3-3 महीने के हिसाब से अगर मैं स्लॉट डिसाइड करूं, 3-3 महीने के हिसाब से स्लॉट डिसाइड करूं, तो 3 स्लॉट मिलेंगे मुझे, और तीनों स्लॉट्स में कितना मिलेगा? 15%, 15% और 15%, ठीक है? अब या तो तुम लोग फॉर्मूला लगा लो, कौन सा वाला फॉर्मूला होता है? अमाउंट वाला फॉर्मूला जो होता है उसको लगा सकते हो कि भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट निकल के आता है, ए बराबर क्या होता है? पी ब्रैकेट 1+r/100, और इसकी पावर होती है टी। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन मैं इस तरीके को सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें
एक मेथड बता देता हूँ यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, तो 3 साल के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, 3:3:3:1 का रेशो ले सकते हो। देखो पहले 1 साल के लिए तो कुछ नहीं होता, 2 साल के लिए 2:1 हो जाता है, 3 साल के लिए 3:3:1 हो जाता है। ठीक है, 4 साल के लिए 4:6:4:1। अब ये है क्या, ये समझ लो। बाकी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको नेट परसेंटेज इंक्लूड करके भी निकाल सकते हो। तो 3 साल की बात मैं करूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3:3, तो 16,000 रुपए मेरे पास है। 16,000 का मैं 5% लूंगा। ठीक है, तो 16,000 का 5% कितना हो जाएगा भाई, 800 रुपए। कैसे निकाला इतना जल्दी, देखो 16,000 का 10% होगा 1600, 10% का आधा कितना होगा 800 रुपए। इसका भी 5% ले लो, क्योंकि मुझे किस रेशो में डिवाइड करना है, 3:1 में डिवाइड करना है मुझे इसको। ठीक है, इसका 5% लोगे तो कितना मिलेगा भाई, 40। और इसका भी 5% लोगे तो कितना मिलेगा, 5×4=20, यानी कि 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 3:3:1 जो लिखा है मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपस में। तो कितना हो जाएगा, 8×3=2400 प्लस 4×3=120 प्लस 2, कितना आ जाएगा भाई, 2522 रुपए। कितना आ जाएगा, 2522 रुपए। आ रही है कुछ बात समझ में? ठीक है, 2522 रुपए। ये 2 इयर्स के लिए होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ये 2 साल के लिए होता है, ये 3 साल के लिए होता है, और ये 4 साल के लिए होता है। कितने भी साल के लिए निकालने के लिए आ जाए तुमसे, है ना, तुम निकाल सकते हो इजीली। बाकी बहुत ज्यादा मुश्किल आप लोगों से पूछेगा नहीं, इसी को लगा देना, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। बस ये है कि परसेंटेज निकालते चले जाओ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, बाकी मैं आपको फॉर्मूले वगैरह के चक्कर में नहीं डालना चाहता, नहीं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स की क्लास नहीं है। मैं आप चाहता हूं कि आप सिंपल सा जो तरीका आपको लगे बेटर, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करो। क्लियर है ना बात? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में आए हुए हैं, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना बस, है ना। कह रहा राकेश और ब्रिजेश 3 मीटर पर सेकंड और 7 मीटर पर सेकंड की गति से एक साथ एक बिंदु से एक परिपत्र ट्रैक का मतलब होता है सर्कुलर। क्या मतलब होता है इसका, सर्कुलर, वृत्ताकार, सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं। एक वृत्ताकार टैप है, ट्रैक है, वृत्ताकार पथ। ठीक है, जिसकी लंबाई 420 मीटर है। वह चलना प्रारंभ करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे दो। मैं कॉन्सेप्ट के बेसिक पे इस क्वेश्चन को उठाया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों का। ठीक है ना, ये कह रहा है कि शुरू के से कितने समय के बाद वे शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलेंगे। देखो ये है सर्कुलर ट्रैक बना लिया मैंने, ये सपोज करो ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, दो लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, सेम पॉइंट से, ठीक है, एक ही दिशा में भाग रहे हैं। अभी विपरीत विपरीत दिशा का कॉन्सेप्ट नहीं, एक ही दिशा का है, तो एक ऐसे भागेगा, दूसरा भी इधर ही भागेगा। ठीक है, एक की स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, एक की स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ट्रैक की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है टोटल कितनी है, 420 मीटर का पूरा ट्रैक है। पूरा का पूरा ट्रैक कितने मीटर का है, 420 मीटर का है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि राकेश कितने टाइम में इसको कंप्लीट करेगा, क्योंकि राकेश की जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड है, और ब्रजेश जो है, ब्रजेश की जो स्पीड है वो दे रखी है 7/3 मीटर पर सेकंड। ये ब्रजेश की स्पीड है। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें भाई, तो मैं कहूंगा कि दोनों के टाइम निकाल लो, कि राकेश को कितना टाइम लगेगा कवर करने में 420 मीटर, और ब्रजेश को कितना टाइम लगेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का, कि कितने समय बाद शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, यानी कि एक चक्कर यहाँ पे लगाने में राकेश को कितना टाइम लगेगा भाई, 420 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड चलता है ना, तो 420 को कितने टाइम में कवर करेगा, 140 सेकंड में। और ब्रजेश कितने टाइम में कवर करेगा इसको, तो 420 डिवाइड बाई 7, यानी कि 60 सेकंड में। ये कुछ बात समझ में, यानी कि राकेश तो इसको कवर करेगा 140 सेकंड में, और ब्रजेश कवर करेगा 60 सेकंड में। तो अगला हमारा स्टेप क्या होता है इस केस में, अगला स्टेप हम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनका दोनों का जो टाइम आया है, टाइम का एलसीएम ले लिया जाता है। ठीक है, टाइम का एलसीएम ले लिया जाता है, कितने समय के बाद वो शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो एक बात बताओ मुझे तुम लोग, 140 सेकंड में वो एक चक्कर पूरा करता है, दूसरा 60 सेकंड में, तो कब मिलेंगे एक साथ, जब एलसीएम ले लेंगे। भाई एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो दोनों से कटेगी मिनिमम। ठीक है,
तो एलसीएम कैसे निकालोगे भाई इसका, 140 और 60 का, 20 कॉमन ले लेना यहाँ से, 20 सत्ते 140, 20 या 60, गुणा कर दो तीनों का, 7 या 21 दूनी 42, यानी कि 420 सेकंड के बाद पहली मुलाकात होगी दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट पे। कितने सेकंड के बाद मुलाकात होगी, 420। तो पहले क्वेश्चन के लिए मैंने क्या लिया, एलसीएम किसका, टाइम का। पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि जब हमको दो लोग एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है, तो वो शुरुआती पॉइंट पर कितने टाइम के बाद जाके मिलेंगे, तो शुरुआती पॉइंट पे कितने टाइम के बाद जाके मिलेंगे, समझ जाओ, नॉर्मल सी बात है। जब उनका एलसीएम ले लिया जाएगा, जैसे कहते हैं ना घंटियां कितने बार कितने टाइम के बाद एक साथ बजेंगी, कहते हैं ना एलसीएम ले लो भाई, वही कंडीशन यहाँ पर है, एलसीएम ले लो, टाइम जो आ जाएगा एलसीएम का उसी टाइम पहली बार दोनों एक साथ मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा ना इनको, यहाँ से यहाँ तक का पूरा चक्कर घुमाना पड़ेगा पूरा, ठीक है, ये बात को समझ में। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुरू से कितने समय के बाद में पहली बार ट्रैक्टर कहीं भी मिलेंगे, कहीं भी वो ट्रैक्टर कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं बस आपको सिंपल सा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन के लिए। अगर बात सेकंड क्वेश्चन की करूं मैं, देखो इसको हटा देना यहाँ से, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 420 सेकंड आपको समझ में आ गया होगा, पहली बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे, 420 के बाद, ठीक है। मैंने क्या किया था, इन दोनों का एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 420, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज होता है, रिलेटिव स्पीड का। अब ज्यादा मत इसमें घुसना, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस केस को ध्यान रखना बस। इस केस में क्या होगा, इनकी स्पीड का डिफरेंस ले लो, एक 7 जा रहा है, एक 3 जा रहा है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। बस ये ध्यान रखना कि 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 420 मीटर को हम कितने टाइम में कवर करेंगे, बस वही है, वही अपना आंसर होता है, ठीक है। तो बस, तो 420 मीटर को 4 से अगर मैं डिवाइड करूं, मुझे मिलेंगे 105 मिनट, कितने मिलेंगे भाई, 105 मिनट, 105 सेकंड, सॉरी, तो 105 सेकंड में जाके पहली बार कहीं पर भी ये मिलेंगे, है ना। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, अगर पूछेगा तो, बाकी पूछता पूछा नहीं है इसमें, बाकी मैं अपनी तरफ से आपको एक छोटा सा एडवाइस दे देता हूँ। अगर वो ये पूछे कि एक चक्कर जब लगाते हैं तो कितनी बार मिलते हैं, पूरे डिस्टेंस को कवर करने में कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे, तो 105 सेकंड में पहली बार मिल रहे हैं ना, और टोटल टाइम कितना है, 420, तो 105 से 420 तक जाने में तुम देखो कितने लगेंगे तुम्हें, 4 बार, है ना, 105 गुणा 4, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते वो 4 बार मिलेंगे, है ना, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से पहले वो 3 बार मिलेंगे। जैसे 420 105 में मिलेंगे, फिर अगले 105 सेकंड में मिलेंगे, फिर अगले 105 सेकंड में मिलेंगे, इस तरीके से मिलते जाएंगे वो आपस में, ठीक है, समझ रहे हो बात को, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे 420 सेकंड में मिलेंगे। ये भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान में देने वाली बातें हैं भाई, तो आप लोग इसको समझ लेना एक बार। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो पजल है, पंक्ति में बैठे हैं ए बी सी डी ई और एफ जो है वो, और जी उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो बना लेते हैं उत्तर की ओर, यानी कि इधर की साइड मुंह करके बैठेंगे ये सारे के सारे, ठीक है ना। तो उत्तर की साइड मुंह करके बैठा दो इनको, यहाँ से इस तरीके से बना लेते हैं इसको, ठीक है। बनाना क्या है, ऐसे नॉर्मल देख लेते हैं, एफ ई के तत्काल दाईं ओर है, ई के तत्काल दाईं ओर है एफ, यानी कि तत्काल दाईं ओर एफ आ गया, ई जी के दाईं ओर से चौथा है, ई जी के दाईं ओर से चौथा, यानी कि जी अगर यहाँ कहीं होगा तो उससे चौथा, एक दो तीन चौथा ई हो गया, ठीक है। सी बी और डी का पड़ोसी है, ओके। व्यक्ति जो डी के बाएं से तीसरा है एक छोर पर है, जो डी के बाएं से तीसरा है वो व्यक्ति एक छोर पर है, तो क्या करना है, देखो भाई ये टोटल कितने हैं, 3 और 3 6 और 1 7, तो 6 तो यहाँ पे आ ही गए, तो देख लेते हैं यहीं पे जगह बचेगी डी के लिए, डी के बाएं से तीसरा, डी के बाएं से तीसरा, तो डी यहाँ पे लगा दो, तो बाएं से तीसरा कौन है, जी आ जाएगा, ठीक है। यहां लगाओगे तो नहीं बैठेगा, एक छोर पे बैठेगा, क्योंकि डी अगर इधर रख दिया तो, और सी जो है बी और डी का पड़ोसी है, तो सी बीच में आ जाएगा, क्योंकि बी और डी का क्या है, ये पड़ोसी है। उसके बाद क्या कह रहा है, हाँ, व्यक्ति जो डी के बाएं से तीसरा है वो एक छोर पे बैठा है, ये जी एक छोर पे आ गया भाई, जी भाई साहब जो है हमारे एक छोर पे बैठे हैं, तो दूसरे छोर पे कौन बैठा होगा, यहाँ पे ए बैठा होगा ना, ए ही तो बचा है,
तो दोनों ये किस पे आ जाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आ जाएंगे, ए और क्लियर बात है, यहाँ तक बन गए 7 लोग आगे। इस तरीके से इनको सेटल करना है। आ रही है कुछ बात समझ में, इस तरीके से इनको बिठा देंगे हम लोग आराम से। बैठो भाई, एंजॉय करो, ठीक है। आगे देखो क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में। ए की स्थिति क्या है, ए की स्थिति क्या है, ए एक्सट्रीम राइट है भैया। कौन सा एक्सट्रीम राइट है, एकदम दायां, एकदम दाएं पर है, एकदम दायां, दाएं स्थान पर है, ठीक है। दूसरा, ये इसको बी के पड़ोसी कौन है भाई, चेक कर लेते हैं बी के पड़ोसी कौन कौन है। बी के पड़ोसी है जी और सी, तो बी के पड़ोसी कौन कौन होंगे, सी डी नहीं होगा, जी और सी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा भाई, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। अब तो दिख रहा है ना साफ साफ पजल में क्या बना दिया हम लोगों ने। सी के बाईं ओर कौन है, सी के बाईं ओर देख लो कौन है भाई, सी के बाईं ओर बी बैठा है, सी के बाईं ओर ओनली बी, ठीक है। तो और भी कोई है क्या सी के बाईं ओर, जी और बी है ना, ध्यान देना जी और बी है, जी और बी कहीं दिख रहा है, देखो ये रहा सी ऑप्शन, जी और बी दाईं ओर पूरा पूछा ना, बाईं ओर कौन कौन बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड में, है ना। कौन सा गलत है भाई, पढ़ना पड़ेगा यार ये तो। ई इज द इमीडिएट लेफ्ट टू डी, डी के ठीक बाया है, डी के बाएं तो सीधा ई है, पहला गलत हो गया, यही गलत हो गया, तो कौन सा गलत पूछा है ना, गलत हो गया, चलो यही आंसर होना चाहिए। आगे देख लो, ए इज द, ए इज एट द वन ऑफ द एंड, सही बात है, ए किसी ना किसी एंड पर बैठा हुआ है लास्ट में। जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के एकदम बाया, बी के एकदम बाया, बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है। अगला क्या है, एफ इज द सेकंड टू द राइट ऑफ डी, एफ इज द सेकंड टू द राइट ऑफ डी, एफ इज द सेकंड टू द राइट ऑफ डी, बिल्कुल सही बात है। डी के ठीक दाएं से दूसरा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सही हो गए, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जो गलत है, जो कि हमारा आंसर बनेगा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट टू डी, नहीं है ये, तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं बन सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, पैराग्राफ है, इसको भी देख लेते हैं पढ़ के एक बार क्या कह रहा है, बहुत लंबा पैराग्राफ है ना, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार पढ़ के। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो हम लोग प्रैक्टिस वैसी कर लेते हैं, तो फिर ये पैराग्राफ की प्रैक्टिस भी हो जाती है, एक थोड़ी सी देख ही लेते हैं, है ना। क्या कह रहा है भाई, मरुभवन डेजर्टिफिकेशन की बात कर रहा है ये, जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन किसी पारितंत्र की जैव उत्पादकता के ह्रास की उस प्रक्रिया की व्याख्या करने वाला शब्द है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता की संपूर्ण हानि हो जाती है। यद्यपि यह घटना प्राय शुष्क, अर्धशुष्क, अर्धशुष्क अल्पादि पारितंत्रों से जुड़ी हुई है, तथापि आलू उष्ण कटिबंधों में भी इसका प्रभाव अत्यंत नाटकीय हो सकता है। मानव प्रभावित स्थलीय पारितंत्रों का दरिद्रण, इम्प्रोविसमेंट जिसको बोलते हैं, विविध रूपों में दिख सकता है और त्वरित अपरदन जैसा कि ये पर्वतीय में है, पर्वतीय देश क्षेत्रों में भूमिका, ओके ये लाइन थोड़ी कुछ गड़बड़ लग रही है, देख लेंगे फिर भी, है ना। त्वरित अपरदन जैसा कि पर्वतीय क्षेत्रों में होता है ना, भूमिका जिस तरीके से भवन, मरुभवन, ओके, देश के अर्धशुष्क और शुष्क हरित क्रांति क्षेत्रों, उदाहरणार्थ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और स्थल गुणता ह्रास जो कि, ह्रास है ये, ह्रास, ह्रास जो कि भारत के सभी मैदान पर वनस्पति आच्छादन के और धान गेहूं की एक धन कृषि के कारण होने वाली एक आम घटना है। वनोन्मूलन का एक प्रमुख दुष्परिणाम जल विज्ञान में प्रतिकूल परिवर्तनों और संबंधित मृदा और पोषकों की हानियों से संबंधित है, ठीक है। वनोन्मूलन के दुष्परिणाम निर्विवाद रूप से, निर्विवाद होगा ये, निर्विवाद रूप से अपर्दनकारी हानियों के माध्यम से होने वाले स्थल अवक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अपर्दन उच्चतम स्तर पर है। उष्णकटिबंधों पर पहले से ही इसकी उच्च दरें वनोन्मूलन के और वनों के नष्ट हो जाने के उपरांत किए जाने वाले बेमेल भूमि प्रबंधन प्रणालियों के कारण चिंताजनक दर से बढ़ रही हैं। उदाहरणार्थ भारतीय संदर्भ में प्रमुख नदी तंत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र के माध्यम से। आगे देखते हैं भाई क्या कह रहा है, पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा हो जाता है एक्चुअली, है ना। देखो, पर्वत के संदर्भ में पर्वतीय मृदा का कम होता जा रहा आर्द्रा धारण, आर्द्रा धारण करने की क्षमता जो होती है, जो उनकी मॉइस्चराइजेशन वाली जो क्षमता होती है वो कम हो रही है। हिमालयी क्षेत्रों में
अंतर्गम झरनों और अपेक्षाकृत छोटी नदियों के सूखते जाने का श्रेय वन आच्छादन में आए उन परिवर्तनों को दिया जा सकता है जो एक अप्रत्यक्ष परिणाम जल के माध्यम से होने वाले उच्च भूमि निम्न भूमि की अनुन्य क्रिया में आया उग्र बदलाव है। असम के चाय रोशन करने वालों की तात्कालिक चिंता ब्रह्मपुत्र के कछारों के साथ आने वाले बारंबार आप्लावन के कारण चाय बागानों को होने वाली क्षति के बारे में है एवं चाय बागान की क्षति परिणाम स्वरूप होने वाली चाय उत्पादकता की हानि नदी तंत्र के बदलते मार्ग और गाद भराई सिल्टेशन के कारण नदी तल के बढ़ते जाते स्तर के कारण है। स्थल मरुभवन के अंतिम परिणाम है। ओके, मृदा निम्नीकरण, उपलब्ध जल और उसकी गुणवत्ता में निम्नता आना निम्नता आना ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदायों के आर्थिक कल्याण के आवश्यक खाद्य चारा और ईंधन काष्ठ उत्पादन के लिए होने वाला ह्रास। ठीक है, तो इस तरीके से भाई ये है। हिंदी में कन्वर्ट करने में बड़ी तकलीफ आती है मुझे। ठीक है, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में हम अच्छे तरीके से पढ़ सकें, क्योंकि आप लोगों ने हिंदी बोला था। ताकि अगर आप इंग्लिश बोल देते तो दैट वुड बी मच इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन सच पैराग्राफ। आपको मैं सच बता रहा हूँ ये बात। ठीक है, इंग्लिश में आसान होता है मेरे लिए एक्सप्लेन करना ज्यादा, लेकिन हिंदी आपने बोला था इसलिए हिंदी में कर रहे हैं हम लोग, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है इस परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वन आच्छादन में आए ह्रास के परिणाम हैं। देखो, लास्ट लाइन के बारे में पूछ रहा है हमसे, देख लो यही है लास्ट लाइन जो थी, शायद उसी के बारे में बात कर रहा है ना। मृदा निम्नीकरण, उपलब्ध जल और उसकी गुणवत्ता में निम्नता और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदायों के आर्थिक कल्याण के आवश्यक खाद्य चारा और ईंधन काष्ठ में होने वाला ह्रास। ये तो सारे हो जाएंगे। भूमि की हानि, कृषि उत्पादन प्रतिकूल प्रभाव, अपेक्षाकृत छोटी नदियों की हानि, ऊपरी मृदा की हानि, ये तो सारे हो गए भाई। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। आई बात को समझ में, सारे के सारे सही है। ये तो सीधा दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे। इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इन्फ्रेंस कौन सा सही निकलेगा। वनोन्मूलन के कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो सकता है, ये तो बात डिस्कस हुई थी, है ना। भूमि का लवड़ी भवन केवल मानवीय क्रियाकलापों के कारण होता है, ऐसा नहीं है। मैदानों में गहन एक धान्य कृषि प्रथा उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मरुभवन का प्रमुख कारण है। इसके लिए चेक करना पड़ेगा एक बार पैराग्राफ को, है ना, बहुत लंबा पैराग्राफ है, तो एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं, है ना, क्या कह रही थी वो लाइन। एक बार उस लाइन पे पहुंच जाते हैं, उस लाइन को एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं, वो लाइन जो कह रही थी उसके आधार पर चेक करेंगे कहाँ थी वो लाइन। देखो, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। देखो ये रहे, ये है वनोन्मूलन के दुष्परिणाम निरपवाद रूप से अपर्दनकारी हानियों के माध्यम से होने वाले स्थल अपक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अपर्दन उच्चतम स्तर पर हैं। ठीक है, वनोन्मूलन का एक प्रमुख दुष्परिणाम जल विज्ञान में प्रतिकूल परिवर्तन और संबंधित मृदा और पोषकों की हानि से संबंधित है ना, समझ रहे हो। यही लाइन के बारे में पूछना चाह रहा है, क्या ये सही है। मैदान में गहन एक धान्य कृषि प्रथा उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका नहीं भाई, ये नहीं है ना। समझ गए ना बात को। पैराग्राफ ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको एक बार। पैराग्राफ अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आंसर दे दोगे, इजीली आंसर दे दोगे। सिर्फ इसका कौन सा ऑप्शन सही आएगा, केवल एक। ठीक है, केवल एक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरुभवन के संदर्भ जैसा कि परिच्छेद में वर्णन किया गया है, निम्नलिखित पूर्व धारणा बनाई गई है। मरुभवन केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की घटना, ऐसा तो नहीं है भाई, सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में थोड़ी होता है। बाढ़ और मरुभवन वनोन्मूलन के अनिवार्य परिणाम है, नहीं, ये भी गलत है, दोनों गलत हो गए। neither वन नॉर टू। ठीक है भाई, चलो तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना कंप्लीट करके रखते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये बस मोर देन सफिशिएंट है। आप इसको लास्ट टाइम पे जितने भी करवा दिए ना, आप देखते चले जाओगे ना, आपका उद्धार तो हो जाएगा। 27 क्वेश्चन सही करने, ये जान लेना बस। 27 क्वेश्चन ओनली। ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, है ना।